हेलो क्रशर्स, वेलकम टू डे 36। आज हम रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर आज कंप्लीट नहीं होगा, एक लेक्चर और इसके लिए लगने वाला है। लेकिन आप देख रहे होगे हमारा स्टूडियो फिर से चेंज हो चुका है, क्योंकि मैंने एक्चुअली फिर से सिटी चेंज कर लिया। मैं गोवा से वापस आ गया हूँ अपने होम टाउन बारां, और अभी स्टूडियो पूरा सेट नहीं हो पाया, तो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको और बेहतर सुंदर स्टूडियो देखने को मिलेगा, पर उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि बैकग्राउंड में क्या है। मेन चीज़ ज़रूरी है हमारा कंटेंट क्या चल रहा है। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, हमने पिछले वीडियो में देख लिया था लेटरल शिफ्ट क्या होती है ग्लास स्लैब में। आज हम नॉर्मल शिफ्ट देख लेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स भी कर लेंगे। फिर हम देखेंगे अपेरेंट डेप्थ क्या होती है, तो वो कुछ एग्जांपल्स होते हैं। जैसे कि क्यूब है, उसको इधर उधर से देखते हैं तो अंदर के बबल की पोजीशन अलग अलग दिखाई देती है, वो वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। बर्ड एंड फिश वाले जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी देखेंगे, उसमें वेलोसिटी आप किस तरीके से पता कर सकते हो, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कंपोजिट स्लैब अगर हमारे पास हो तो अपेरेंट डेप्थ कितनी दिखाई देती है। उसके बाद हम आ जाएंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। टीआईआर में दो मेन तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक होती है वो हमारे पास एक डिस्क बन जाती है जहाँ से लाइट बाहर निकल रही होती है, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। साथ में हम देखेंगे हमारा ऑप्टिकल फाइबर किस तरीके से काम करता है, क्लैडिंग क्या होती है और उसमें न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, सारी चीजें आज हम समझने वाले हैं। फिर हम आ जाएंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सर्फेसेस, उसके बेसिक एग्जांपल्स देखेंगे। और उसके बाद आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे लेंसेज, लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है और लेंस फॉर्मूला क्या होता है, दोनों देखेंगे। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं। और उसके साथ में हम वेलोसिटी ऑफ इमेज भी देख लेंगे कि लेंसेज में किस तरीके से वेलोसिटी काम करती है। नेक्स्ट विल बी ऑप्टिकल पावर, लेंस की, मिरर की किस तरीके से ऑप्टिकल पावर होती है, कॉम्बिनेशंस किस तरीके के बनाए जाते हैं, और लेंसेज के कॉम्बिनेशन हो रहे हैं तो मॉडिफिकेशन लेंस में किस तरीके से हो सकते हैं। अगर आप उसको थोड़ा सा कवर कर दो या फिर एक कंपोजिट लेंस बना दो या फिर लेंस को किसी और लिक्विड में पटक दोगे तो फिर आपको किस तरीके से उसकी पावर चेंज हो जाएगी, सब देख लेंगे। एंड लास्ट में आ जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड, उसमें क्या चीज़ डिस्प्लेस हो रही है और उससे फायदा, मतलब उससे क्या चीज़ फाइंड की जाती है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना, जब भी टाइमर आएगा वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, सोल्यूशन आपको इंस्टेंटली उसके बाद मिल जाएगा। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लेटरल शिफ्ट की बात कर ली थी। मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखी है और यहाँ से इस तरीके से लाइट अगर जाती है तब वो सीधी नहीं जाएगी, वो इस तरीके से टेढ़ी होगी और फिर वो इस तरीके से इस तरफ निकल जाती है। तो ये जो हमारे पास फाइनली रे निकलती है, ये दोनों इस तरीके से पैरेलल होती हैं। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आता है एल, वही होता है हमारा लेटरल शिफ्ट, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, टी आई 1-1/μ, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। ऑलराइट, लेकिन हम लेटरल शिफ्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, हमें अब पता करना है नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी। पहली बात तो नॉर्मल शिफ्ट क्या हो जाएगा, नॉर्मल यानी कि इस दिशा में हमारे पास जो शिफ्ट आने वाली है, तो इस दिशा में शिफ्ट कौन सी होगी। देखो यहाँ से ये लाइट रे अब इस तरफ जा रही है, तो यहाँ पर देखने वाले को क्या लगेगा, ये लाइट रे एक्चुअली यहाँ से आई होगी। अगेन हम जो भी बातें कर रहे हैं हम सिर्फ पैरेक्शियल रेस के लिए ये सारी बातें करते हैं। तो हमें ये जो शिफ्ट है इसको हम बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट। इसको मैं मान लो बोल देता हूँ डी, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉर्मल शिफ्ट। अब इस नॉर्मल शिफ्ट को हम किस तरीके से पता कर सकते हैं, देखो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा वाला है, यहाँ पर ये नॉर्मल थी और ये था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमें इन दो जो पैरेलल रेस हैं इनके बीच में जो सेपरेशन है वो लेटरल शिफ्ट एल हमें पता चल चुका है। तो देखो ये अगर डिस्टेंस यहाँ एल था तो ये यहाँ वाला डिस्टेंस भी कितना रहेगा, ये भी है हमारे पास एल। तो यहाँ पर हम छोटी सी चीज़ लिख सकते हैं कि भाई एल डिवाइडेड बाय डी इज इक्वल टू वॉट, ये मेरे को इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो, इस वाले ट्राइंगल में एल डिवाइडेड बाई डी, ये बन जाता है हमारे पास साइन ऑफ आई, ये जो भी एंगल थीटा था हमारे पास यहाँ पे। यहाँ से मेरे पास डी की वैल्यू आ जाएगी, डी इज इक्वल टू एल अपॉन साइन आई। अब यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन हम थोड़ा सा कर लेंगे। अप्रॉक्सीमेशन किस तरीके से करेंगे, देखो एल की जगह मैं लिख सकता हूँ टी इंटू आई 1-1/μ, और साइन आई को मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख दूंगा कि भाई वो आई के बराबर है फॉर आई, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ आई, स्मॉल आई
हम लिख सकते हैं साइन आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई। जैसे ही मैं ये करता हूँ यहाँ आई से आई कट जाता है और हमारे काम का जो फॉर्मूला है अब वो हमें देखने को मिल जाएगा, डी इज इक्वल टू टी 1-1/म्यू। अब यहाँ पर ये म्यू क्या चीज़ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब है। एक्चुअली आप इसको डिटेल में डिराइव करना चाहोगे तो यहाँ पे ये एक्चुअली हो जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब। तो बेसिकली यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू टी 1-1/म्यू ऑफ स्लैब विद रेस्पेक्ट टू मीडियम, है ना। मीडियम की जगह आप सराउंडिंग भी लिख सकते हो, स्लैब अपॉन सराउंडिंग। अक्सर हमारे पास जो सराउंडिंग होती है वो एयर होती है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाता है, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर 1.5 है, तो सीधे सीधे आप यहाँ पर वैल्यूज़ रख सकते हो। लेकिन कई बार ऐसे केसेस भी आ जाएंगे जब बाहर हमारे पास कोई और मटेरियल है, उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, तो वहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको सारी की सारी क्लैरिटी आ जाएगी। फॉर्मूला ये बस हमें याद रखना है। हमारे पास नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला आ चुका है, d इज इक्वल टू ये होता है t 1-1/म्यू। अब यहाँ पे म्यू जो हम लिखते थे वो रिलेटिव म्यू लिखते हैं। रिलेटिव म्यू किसका? जिस चीज़ की स्लैब बनी है डिवाइडेड बाय जिस जो सराउंडिंग है। तो यहाँ पे देखो मैं म्यू रिलेटिव लिख देता हूँ, है ना, इस तरीके से। अभी सारी की सारी चीज़ें हम कर लेंगे। अच्छा, म्यू रिलेटिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू रिलेटिव हो जाएगा म्यू ऑफ स्लैब अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग। तो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास यहाँ पर जो ग्लास स्लैब है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी म्यू की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है 1.5, और बाहर हमारे पास एयर है जिसके लिए म्यू की वैल्यू होती है 1। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास शिफ्ट की वैल्यू कितनी आने वाली है? तो यहाँ पे देखो, शिफ्ट के लिए अगर हम फॉर्मूला सीधे सीधे लगा दें तो इस केस में हमारे पास डी की वैल्यू जाती है टी। टी क्या चीज़ होती है? ये वाली जो थिकनेस है हमारे पास स्लैब की, है ना। स्लैब की थिकनेस है 15 सेंटीमीटर। 1-1/म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव कैसे लिखोगे? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 1, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है 15 इंटू 1.5 माइनस 1 हो जाएगा 0.5 अपॉन 1.5, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो, इसको आप लिख सकते हो 5 सेंटीमीटर, मैं इसको लिख देता हूँ +5 सेंटीमीटर। वैसे तो यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन फॉलो होता है, लेकिन उसमें हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें देख के पता चल रहा है। देखो, यहाँ से जब लाइट रे इस तरीके से जाती है तो पहले वो इस तरीके से बेंड होती है और फिर से वो इस तरीके से बेंड हो जाती है, तो हमें ऐसा अपीयर होता है कि ऑब्जेक्ट थोड़ा पास रखिए, यानी कि हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है ये आ गया है 5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप साइन कन्वेंशन देखना चाहोगे तो आपको वैसे ही पता चलेगा यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो यानी कि इस दिशा में शिफ्टिंग हुई है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ, ये मुझे कैसे पता चल गया? देखो, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस तरफ है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाता है ना। दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन। सेम चीज़ करते हैं इस वाले केस में, तो साइन कन्वेंशन की वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी। देखो, यहाँ पर क्या है, हमारे पास स्लैब एयर की है और इस बार हमारे पास जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग कितना है, उसके म्यू की वैल्यू है 1.5, सेम डायमेंशन है। अच्छा, सराउंडिंग 1.5 है, ये कैसे बोलेंगे हम? देखो, हमारा ऑब्जर्वर जिस मीडियम में बैठा है वही सराउंडिंग है, इस तरफ भी वही मीडियम है, इस तरफ भी वही मीडियम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको सराउंडिंग है। नहीं तो वो कॉम्पोजिट स्लैब वाला केस बन जाएगा, उसको अभी डिटेल में हम देख लेंगे, राइट। यहाँ पे ऑब्जर्वर का भी इस मीडियम में होना ज़रूरी है। अगर ऑब्जर्वर इस मीडियम में नहीं होता, यहाँ पर मान लो यहीं तक मीडियम होता, तो हम फिर इसको स्लैब 1 स्लैब 2 इस तरीके से ट्रीट करते हैं, उसको अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो देखो, यहाँ पे सिंपल सी कैलकुलेशन हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आती है? डी इज इक्वल टू टी। टी की जगह वैल्यू रखेंगे, हमारे पास थिकनेस अभी भी है 15 सेंटीमीटर, हो जाएगा 15 1-1/म्यू रिलेटिव। इसका ग्लास की स्लैब का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? वो है 1 डिवाइडेड बाय सराउंडिंग का कितना है? 1.5, तो जाएगा 1.5 इस तरीके से। यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, देखो ये -1.5 बन जाएगा, माइनस का 0.5 बन जाएगा, है ना, माइनस का 0.5, ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 0.5, इसको मैं लिख दूंगा हाफ
तो ये वाली वैल्यू आ जाती है d इज इक्वल टू -7.5 सेंटीमीटर। अगेन अब यहाँ पे फील करने की कोशिश करो। यहाँ पर आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जब हमारे पास ग्लास की स्लैब होती है एयर में तो चीज़ें स्लैब के पास से रख आती हैं। यहाँ पर उल्टा सिस्टम हो गया, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक्चुअली हमें दूर दिखाई देगी, और उसको हम साइन कन्वेंशन से भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? देखो यहाँ से लाइट रे इस तरीके से गई होगी, तो हमारे पास ये वाला डायरेक्शन हो जाता है पॉजिटिव साइड, क्योंकि लाइट रेज इस तरफ इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन से हम बात करते हैं, तो हमारे पास इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है। शिफ्ट आई है नेगेटिव, यानी कि ऑब्जेक्ट इस तरफ कहीं शिफ्ट हुई होगी। रे डायग्राम उसका बना के देखते हैं। देखो यहाँ से इस तरीके से लाइट रे आ रही थी, अब यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से नॉर्मल होगा। कौन सा वाला डेंसर मीडियम है? ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। तो लाइट रे बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ से सीधे जाने की बजाय अब वो कुछ इस तरीके से जाएगी और फिर कुछ इस तरीके से वापस यहाँ पर जाएगी। तो हमें एक्चुअली, ये आप देखोगे एक्चुअली यहाँ कहीं से इमेज यहाँ पर बनने वाली है। इसमें यहाँ इमेज बनी थी, इधर यहाँ इमेज बनी है। तो हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस आया है, दिस डिस्टेंस इज 7.5 सेंटीमीटर। और क्योंकि ऑब्जेक्ट से इस तरफ आ गए हैं हम, इंसिडेंट रे इस तरफ थी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन था, तो इसलिए यहाँ पर ये माइनस का ये सिग्निफिकेंस है। तो आपको सारी चीज़ें मैंने एकदम मैक्सिमम लेवल जितने भी डिटेल में जाने की ज़रूरत है सब बता दिया। फॉर्मूला तो हमें बस इतना सही याद रखना है। मैक्सिमम केसेस में क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, कभी उल्टा हो जाए तो आपको पता होना चाहिए भाई वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या होता है कि वो दूसरी तरफ शिफ्टिंग हुई है। अब देखते हैं कॉम्पोजिट स्लैब्स। कई बार क्वेश्चंस में हमें बहुत सारी स्लैब इस तरीके से ऐड करके दे दी जाएंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे हम कंपोजिट स्लैब का फॉर्मूला लगा देंगे। कंपोजिट स्लैब बेसिकली कुछ नहीं होती है, आपके पास 3 अलग अलग स्लैब्स हैं, तो आप तीनों स्लैब के कारण जो शिफ्ट होने वाली है तीनों को कैलकुलेट कर लोगे और तीनों को ऐड कर दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बेसिकली हम इन स्लैब को इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि ये जो हमारी स्लैब का सिस्टम है कुछ ऐसा होगा, है ना। ये एक स्लैब है, फिर दूसरी स्लैब है और फिर तीसरी स्लैब है। यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर इस तरीके से है और यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है। हमने देखा था कि जब भी नॉर्मल शिफ्ट होती है तो बस वो शिफ्ट हो जाता है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाता है, फ़र्क नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट इसके पास में थी या दूर थी, कहाँ थी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग इन लोगों को अलग अलग शिफ्ट कर दो। बेसिकली आप इस वाली स्लैब को उठा के इधर रख दोगे तो भी जो शिफ्ट ये महसूस करेगा उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर इनको अलग अलग तोड़ लेते हैं। अलग अलग चीज़ों के कारण, अलग अलग स्लैब के कारण कितना शिफ्ट है सभी को ऐड कर देंगे तो हमें नेट शिफ्ट मिल जाएगा। अगेन ध्यान देने वाली बात क्या है, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसी मीडियम में ऑब्जर्वर है। अगर यहाँ पर इस तरीके से मैं पानी भर देता और ये पानी में होती तो फिर ये वाला फॉर्मूला हमारा काम नहीं करेगा, वहाँ पे हमें अपेरेंट डेप्थ वाली चीज़ को भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जल्दी से कर लेते हैं। तीनों के कारण हमारे पास जो शिफ्ट आने वाला है उसको देखेंगे। हम नेट शिफ्ट को लिख देंगे S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। शिफ्ट की वैल्यू कितनी आ जाती है? S1 इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 1 माइनस 1/1.5, ठीक, प्लस 20 इंटू 1 माइनस 1/2 प्लस 60 इंटू 1 माइनस 1/1.5। अब आप इसको ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू आती है, यह आ जाता है हमारे पास 5 सेंटीमीटर प्लस ये आएगा 10 सेंटीमीटर प्लस ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 4 यानी कि 20 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 35 सेंटीमीटर और ये एक पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो इसका मतलब हमारी ऑब्जेक्ट इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से इंसिडेंट रेज इस तरफ आ रही हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। पॉजिटिव वैल्यू आई है यानी कि इस तरफ हमारी ऑब्जेक्ट शिफ्ट होने वाली है। क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा सकते हैं, यहाँ से बोल दिया जाएगा कि ये वाला डिस्टेंस, मान लो ये वाला डिस्टेंस भी था 10 सेंटीमीटर, बताओ ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ दिखेगी। तो आपको देखो यहाँ पर से जो भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, मान लो ये वाला डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस जितना भी था माइनस वो शिफ्ट होकर के इस तरफ दिखाई देगी कहीं पे, तो आपको फिर ये वाला डिस्टेंस बताना रहेगा। इस तरीके के बहुत सारे आपको वेरिएशन पूछे जा सकते हैं। आपको शिफ्ट निकालना आना चाहिए जिसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। दोबारा लिख देते हैं, फॉर्मूला D इज इक्वल टू T 1 माइनस 1 अपॉन म्यू ऑफ रिलेटिव
सबको ऐड कर दोगे तो अलग अलग शिफ्ट ऐड करके टोटल शिफ्ट मिल जाती है। अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट मतलब जो चीज़ है नहीं लेकिन हमें वैसी दिखाई दे। तो यहाँ पर देखो होता क्या है, हमारे पास मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और यहाँ से जब लाइट रे जाती है तो यहाँ पर देखो रिफ्रैक्शन होगा और वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरीके से बेंड हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर कोई ऑब्जर्वर है तो उसको तो ऐसा लगेगा लाइट रे यहाँ से आ रही है, बेसिकली उसको ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर है। इसकी जो ओरिजिनल डेप्थ होती है, मान लो ये वाली जो डेप्थ थी उसको मैं बोल दूँ ये थी डी, तो हमको जो दिखाई देती है वो होती है अपेरेंट डेप्थ, इस तरीके से डी डैश। और यहाँ पर डी डैश की जो वैल्यू होती है, डी डैश की वैल्यू कितनी आ जाती है, डी इंटू म्यू ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका डेरिवेशन कहाँ से आता है हमारे पास, आप इस तरीके से देखो, यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा सकते हो। यहाँ पर ये एंगल हो जाएगा हमारा आई, ये एंगल हो जाएगा हमारे पास आर, आप स्नेल्स लॉ लगा सकते हो। और इस छोटे से ट्राइंगल में भी देखो, अगर ये वाला एंगल आर है तो हमारे पास ये वाला एंगल भी कितना हो जाता है, दिस विल बिकम आर। और यहाँ पर आप स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, वहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ेगा, साइन आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन आई। इस तरीके से आप इस डेप्थ और इस डेप्थ के बीच में यहाँ पर रिलेशन निकाल पाओगे। रिलेशन निकल के ही आता है। अब इसको फील करने की कोशिश करते हैं। देखो होगा क्या, जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर होती है तो हम जानते हैं कि वो थोड़ा ऊपर दिखाई देती है। आप इसको इस तरीके से याद रखो, अगर आप रेयरर मीडियम में हो, जैसे हम स्विमिंग पूल के बाहर खड़े हुए हैं और स्विमिंग पूल की जो गहराई है वो हमें ऊपर से कम दिखाई देती है ना, तो अगर स्विमिंग पूल इतना गहरा है तो हमें दिखेगा कि वो बस इतना ही है। तो इस तरीके से आप चीज़ें याद रख सकते हो। अब यहाँ पर फॉर्मूला किस तरीके से लगाओगे, देखो यहाँ पर हमारे पास ये वाला फैक्टर 1 से छोटा होना चाहिए अगर स्विमिंग पूल वाली सिचुएशन है तो, है ना, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर पाएंगे। इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे तो आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। ये हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। A cube of side 15 centimeter is having an air bubble. The bubble appears at 6 centimeter from one face and 4 centimeter from opposite face. The refractive index of the cube is. अब देखो ये बहुत ही अच्छा सवाल हो जाता है। यहाँ पे पहले हमको ग्राफ नहीं, डायग्राम बनाना चाहिए इसका। हमारे पास इस तरीके से एक क्यूब है, क्यूब की साइड हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर मान लो कहीं पे बबल है, मान लो इस जगह पे हमारे पास बबल है, तो ये वाला हमारे पास कुछ डिस्टेंस होगा, इसको मैं बोल देता हूँ लेट्स से दिस इज एक्स। तो क्या कोई मुझे बता सकता है ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स। अब इनमें से कोई सा भी बड़ा हो सकता है। अगर आप इसको देखोगे तो ये एक साइड से हमें दिखाई देता है 6 सेंटीमीटर, दूसरी साइड से हमें दिखाई देता है 4 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर आप दो बार वो फॉर्मूला लगा लोगे एपरेंट डेप्थ वाला, तो आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगी। उससे आप एक्स भी पता कर सकते हो और हमारे पास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है वो भी पता कर सकते हो। क्वेश्चन में हमसे म्यू पूछा है या फिर एक्स भी पूछा जा सकता था। बहुत ही अच्छा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 3/2। सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या बोलता है, डी डैश इज इक्वल टू डी इंटू हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर, वो तो एयर में बैठा होगा, यहाँ से देखेंगे या यहाँ से देखेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय म्यू हमारे पास जो ऑब्जेक्ट क्या है इस केस में, बबल, जो कि इस क्यूब के अंदर है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फॉर्मूला ये वाला लगना है, दो बार लगेगा, ठीक है। पहली बार लगाते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 6 इज इक्वल टू एक्स 1/म्यू। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाती है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 4 इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स और फिर हमारे पास फिर से आ जाएगा 1/म्यू। ये हो जाती है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। यहां से मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 6 टाइम्स म्यू और यहां से मैं लिख सकता हूं 4 म्यू इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स। मुझे x पता करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं, मुझे म्यू की वैल्यू पता करनी है। तो देखो ये x की वैल्यू आप यहाँ पर रख दो तो हमें मिल जाता है 4 म्यू इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स की वैल्यू मैं रख देता हूँ 6 म्यू। यहाँ से हमारे पास आ जाती है 10 म्यू इज इक्वल टू 15
म्यू की वैल्यू आ जाती है 1.5, यानी कि बी इज आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल ये सवाल था। अपेरेंट डेप्थ के कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवाल देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास अभी तक हम क्या देखते थे, हमारे पास ये सब कुछ नहीं होता था, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होती थी, एक मीडियम का इंटरफेस होता था और यहाँ पर ऑब्जर्वर होता था, हम सीधे सीधे हमारा फॉर्मूला लगा देते थे। लेकिन अब की बार हमारे पास इस तरीके की सिचुएशन है, बताया गया कि भाई इसको अब इमेज कितनी दूर दिखाई देगी, इसकी इमेज कहीं तो बनेगी, अलग अलग शिफ्ट होंगे यहाँ पर, और इमेज कहाँ दिखाई देगी। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला एक्चुअली वही है, उसके डेरिवेशन में भी मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको याद रखने की ट्रिक्स सिखा देता हूँ, आप उसको किस तरीके से याद रख सकते हो। तो देखो अभी तक हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, डी डैश इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाइड बाय म्यू ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, यही होता था। देखो इसी को थोड़ा सा इधर उधर करके मैं आपको लिखना सिखा देता हूँ। पहले फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आ जाता है डी डैश इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्वर को आप पहले ले लो, तो जाता है म्यू ऑब्जर्वर मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास बचता है डी अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट। यहां पर डी क्या होता था, जितना ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में थी वही वाला डिस्टेंस यहां पर ऊपर होता था। अब यहां पर हमारे पास अलग अलग मीडियम हो रखे हैं और उनकी अलग अलग डिस्टेंसेज है हमारे पास, ये अलग डिस्टेंस है, ये अलग डिस्टेंस है, ये अलग डिस्टेंस है। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर हम इस तरीके से लिख देंगे समेशन ऑफ डी अपॉन म्यू, ठीक। इससे हमें टोटल डिस्टेंस दिख जाएगा कितनी दूरी पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब इस पर्टिकुलर केस में मैं आपको वो यूज करके दिखा दूंगा, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे किस तरीके से इसको यूज करना है। तो देखो हमें लिखना है डी डैश, पहली बार डी डैश क्या है, यहां से जो इमेज बनेगी इस पॉइंट से हमें नापना पड़ेगा, यहां से यहां तक। मान लो यहां पर हमें इमेज दिखती है तो डी डैश हो जाएगा, यहां पर बनी होगी इमेज। अब वो कैसे बनी है वो सब रे डायग्राम हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है, हमें सीधे फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। तो देखो डी डैश की जो वैल्यू आएगी हमारे केस में आ जाती है डी डैश इज इक्वल टू म्यू ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है, वो है 1.25, यहाँ पे लिखेंगे हम 1.25 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ डी अपॉन म्यू। अब ये डी अपॉन म्यू हमें जितने भी बीच में डिस्टेंसेस हैं सबके लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइन से करते चलो, डी अपॉन म्यू, पहले बात ये एक रिफ्रैक्टिव मीडियम है, ये दूसरा मीडियम, तीसरा मीडियम, चौथा मीडियम, सबके लिए हमें करना पड़ेगा, किसी को इग्नोर नहीं करेंगे। यहां पर ये वाला डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 2, ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2 प्लस दूसरा वाला हमारे पास ये वाला डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर, यह जाता है 15 डिवाइडेड बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, ठीक। प्लस अब यहाँ पर ये एयर है, इसको इग्नोर मत करना, इसको भी हमें यूज करना है, इसकी कितना है 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, प्लस इसको भी आपको लेना पड़ेगा, इसको भी आप लोगे तो कितना ही 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1.25, इस तरीके से। यहाँ पर अब बस आपको कैलकुलेशन करनी है, तो ये कैलकुलेशन करोगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाती है, ये भी 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है, तो ये तीनों मिलकर के हो जाते हैं 30 इंटू 1.25 करोगे तो बेसिकली ये कितना होता है 3 इंटू 12.5, 3 इंटू 12.5 प्लस इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1.25 से 1.25 कट जाएगा और बच जाएगा हमारे पास 15। तो ये जो वैल्यू जाती है ये कितनी आती है 37.5 प्लस 15 47.5 और ये आ जाता है 52.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास डी डैश की वैल्यू आ जाती है 52.5 सेंटीमीटर। अच्छा ये 52.5 सेंटीमीटर यहाँ से डिस्टेंस है, तो आपसे अब सवाल अलग अलग तरीके के पूछे जा सकते हैं कि ऑब्जर्वर को इमेज कितनी दूरी पे दिखाई दे रही है, तो आप फटाक से इसको मार्क कर दोगे। अगर ये सवाल पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो हमारे पास वो वाला डिस्टेंस पता करने के लिए हम उसको टर्म यूज करते हैं शिफ्ट, है ना। शिफ्टिंग कितनी हो गई, शिफ्टिंग हुई है हमारे पास भाई पहले कितना डिस्टेंस आप बताओ 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 15 ये हो जाता है 30 प्लस 30 60 माइनस कितना हुआ है 52.5, यानी कि हम बोलेंगे 7.5 सेंटीमीटर की शिफ्ट है। इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए।
और जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। फॉर्मूला देखो हमारे पास ये है, सिमिलर फॉर्मूला इससे, इसलिए बस मैंने आपको लिखने का तरीका बता दिया। डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही पॉपुलर है बर्ड फिश प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक यहाँ पर मान लो एक बर्ड है और यहाँ पर एक फिश है। अब हमसे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। पहली बात कि फिश को बर्ड कितनी दूर दिखेगी, बर्ड को फिश कितनी दूर दिखेगी। अगर फिश ऊपर आ रही है उसकी कुछ वेलोसिटी है, बर्ड नीचे आ रहा है उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो एक दूसरे के रिलेटिव वेलोसिटीज किस तरीके से दिखेंगी, सारे क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, इनका कुछ एक्चुअल डिस्टेंस होगा हमारे पास, है ना। ये एक लाइन में है इस तरीके से, इस तरीके से इसको हम बोल देंगे, ये वाला जो डिस्टेंस है जो एक्चुअली फिश की डेप्थ है उसको मैं बोल दूंगा एक्स ऑफ फिश, है ना। एक्स ऑफ फिश उसको मैंने एक्स एफ लिख दिया, और ये जो है हमारे पास उसको लिख दूंगा एक्स ऑफ बर्ड। इस तरीके से हमारे पास बर्ड किसी मीडियम में है, अभी देख सकते हैं हम वो एयर है, लेकिन कोई और भी मीडियम हो सकता है। तो यहाँ पर इसको मैं लिख दूंगा म्यू ऑफ बर्ड, इसको मैं लिख दूंगा दिस इज म्यू ऑफ फिश, इस तरीके से। अब हमारे पास जो अपेरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला है ना, उसके हिसाब से मैं लिख सकता हूँ। देखो अगर मैं पूछूं कि बर्ड को फिश कितनी दूरी पर दिख रही है, तो हम लिखेंगे उसको एक्स ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू फिश, ठीक है। यानी कि बर्ड का एक्स कोऑर्डिनेट कितनी दूर है विद रेस्पेक्ट टू फिश। तो इसके लिए देखो हमारे पास जो फॉर्मूला था, अभी हमने क्या देखा था, वो हम लिखते थे म्यू ऑफ ऑब्जर्वर, और फिर हम करते थे समेशन ऑफ डी अपॉन म्यू, इस तरीके से। तो म्यू ऑफ ऑब्जर्वर, इस केस में ऑब्जर्वर कौन है, यहाँ पर देखो फिश देख रही है ना। तो इसको पहले तो लिख दो एक्स ऑफ बर्ड WRT फिश, जो कि पानी के अंदर है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा फॉर्मूले में म्यू ऑफ फिश, तो यहाँ पे लिखेंगे हम म्यू ऑफ फिश मल्टीप्लाइड बाय, अब हमें करना है समेशन ऑफ डी अपॉन म्यू। तो पहला डिस्टेंस तो ये है, दूसरा डिस्टेंस ये है, ये वाला जो डिस्टेंस था ये कितना है, एक्स एफ के बराबर। तो इसको मैं लिख दूंगा एक्स एफ डिवाइडेड बाई कौन से मीडियम में है, म्यू एफ में, तो हो जाएगा म्यू एफ ना, प्लस ये वाला डिस्टेंस कितना है, एक्स बी, तो दिस इज एक्स बी डिवाइडेड बाय म्यू बी। इस तरीके से हमारे पास आ जाता है। अब देखो इसी को अगर मैं ओपन कर दूं, है ना, यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन कर दूं, तो ये म्यू एफ से म्यू एफ कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ एक्स एफ बचेगा, और ये कुछ और चीज़ बचती है। तो देखो इसी को सिंप्लीफाई कर देते, आ जाता है एक्स ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू फिश इज इक्वल टू, यहाँ पर आप इसको ओपन कर दोगे, हमारे पास बचेगा सिर्फ एक्स एफ प्लस एक्स बी मल्टीप्लाइड बाय म्यू ऑफ एफ डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ बर्ड। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ हो रही है, ये वही वाला सिंपल सा फॉर्मूला हो गया जब हमने एक सिंगल मीडियम में अपेरेंट डेप्थ बोला था, है ना। तो उस केस में हम क्या देख रहे हैं, ये जो फॉर्मूला है ये क्या चीज़ सिग्निफाई करता है, अगर ये चीज़ हमारी डी थी तो ये देखो ये है डी इंटू म्यू ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वही डी डैश वाला फॉर्मूला आ गया। तो आप उस फॉर्मूले से भी इसको पता कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अगर सिमिलरली मैं पूछूं कि बर्ड को फिश कितनी दूर दिखेगी, तो हमारे पास यहाँ पर सवाल क्या आएगा, एक्स ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। तो देखो यहाँ पर सेम, पहले मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, है ना। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या चीज़ आती है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर, तो यहाँ पर आएगा म्यू बी, फिर हमारे पास आ जाएगा समेशन ऑफ डी अपॉन म्यू। एक डिस्टेंस ये है, दूसरा डिस्टेंस ये है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, एक्स बी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू बी, तो आता है हमारे पास एक्स बी अपॉन म्यू बी प्लस एक्स एफ डिवाइडेड बाय म्यू एफ। इस तरीके से हमारे पास चीज़ आ जाती है। अगर हम डायरेक्टली हमारा अपेरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला लिखना चाहें, तब की बात देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, लेकिन आप इसको एक्सपैंड करोगे तो भी एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आएगा, है ना। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो देखो डिस्टेंस ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू द बर्ड, अब यहाँ पर बर्ड है, बर्ड को फिश कितनी दूर दिखेगी, देखो ये वाला डिस्टेंस तो सेम मीडियम में, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, तो एक्स बी तो एज इट इज लिख देना चाहिए मुझे, वो आ जाता है एक्स बी प्लस, अब ये वाली जो डेप्थ है डी,
डी नहीं दिखती, हमें डी की जगह डी डैश दिखाई देता है। डी डैश की वैल्यू कितनी होती है ना, ये हो जाता है, इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ डी डैश, जहाँ पे डी डैश की वैल्यू हो जाती है एक्स एफ मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन म्यू एफ। 1 क्यों लिखा मैंने, 1 नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे म्यू ऑफ बर्ड। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ यहाँ पर रख दोगे एज इट इज, तो बेसिकली वो यही वाला फॉर्मूला तो वो बन जाता है। तो ये हमारा मास्टर फॉर्मूला हो गया। मान लो यहाँ पे 2-4 मीडियम इस तरीके से होते तो भी ये वाला हमेशा काम करता है, ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा। ये वाला फॉर्मूला कौन सा हो गया, ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है, आप किसी भी तरीके से इस चीज़ों को याद रख सकते हो, है ना, जो भी आपको आसान लगे। और एक चीज फॉर वेलोसिटीज आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है इसको। ठीक है, इसको जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे आपको वेलोसिटीज मिल जाएंगी, और जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा आपको इसको फिर आसानी से सॉल्व कर पाओगे। रटने की यहाँ पर कुछ जरूरत नहीं है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्सेप्चुअली इसको समझते हैं। देखो, मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट थी और यहाँ से लाइट रेज आती है। तो मान लो एक लाइट रे यहाँ से इस तरीके से जाती है, ठीक है, और यहाँ पर देखो नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 0 है। एज इट इज लाइट यहाँ से सीधी की सीधी इस तरीके से निकल जाती है ऐसे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक, उसके बाद दूसरा केस हो सकता है यहां से इस तरीके से लाइट रे जाए। जब लाइट रे इस तरीके से आती है तो अब देखो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हमारे पास लाइट रे ऐसे जाने वाली है। ठीक है, ये जो हमारे पास ऊपर की तरफ रेज निकलती हैं वो एमर्ज करती हैं। देखो यहाँ पर सारी इंसिडेंट रेज होंगी, ये वाली एमर्जेंट रेज होंगी ना, तो दिस इज एमर्जेंट रे। ठीक, अब आप इस तरीके से देखो यहाँ पर एक और इस तरीके से लाइट रे आ सकती है। जब वो सीधे जाने की बजाय इतनी बेंड हो जाएगी कि वो इस सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर उसका मैं अगर रे डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से मुझे रे डायग्राम देखने को मिलेगा, है ना, ये इस तरीके से निकल जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये एक स्पेशल केस हो गया जहाँ पर लाइट रे 90 डिग्री से बाहर निकल रही है ना। हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस की अगर मैं बात करूं तो ये 90 डिग्री हो जाता है, और इसी को बोला जाता है ग्रेजिंग एमर्जेंस। एमर्जेंस क्यों, क्योंकि बाहर निकल रही है, बाहर वाली निकलने वाली सब रेस को एमर्जेंट रेस बोलते हैं। दिस विल बी नोन एज ग्रेजिंग एमर्जेंस, ग्रेजिंग एमर्जेंस। ठीक, यहां से लाइट रे इस तरीके से आती है और हमारे पास एक्चुअली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल हो जाता है, इसको हम बोलते हैं दिस इज थीटा सी। ये क्रिटिकल एंगल होता है, क्योंकि इससे ज्यादा अब हमारी लाइट रे मान लो इस तरीके से जाएगी तो बाहर निकल ही नहीं पाएगी, है ना, क्योंकि स्नेल्स लॉ यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। इसके बाद इमर्जेंस का एंगल और बड़ा हो नहीं सकता, तो लाइट रे बाहर निकल नहीं सकती, तो उसके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, लाइट रे को टोटली रिफ्लेक्ट होना पड़ता है। देखो होता क्या है, यहाँ से जब लाइट रे इस तरीके से गई थी तो 100% रिफ्लेक्ट नहीं होती है, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट भी होती है, थोड़ा सा परसेंटेज रिफ्लेक्शन होता ही है। यहाँ पर भी आप देखोगे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन इस तरीके से, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता ही है। यहाँ पर भी हमारे पास थोड़ा सा रिफ्लेक्शन इस तरीके से हुआ ही होगा। लेकिन अब अगर मेरे पास यहाँ से एक और लाइट रे इस तरीके से निकलेगी, ऐसे कुछ जाती है मान लो, तो अब ये बाहर निकल ही नहीं सकती है, इसको 100% रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा, है ना। और रिफ्लेक्ट होती है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे यूज किए जाएंगे। यहाँ पर 100% रिफ्लेक्शन होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल का मतलब है 100%। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब भी हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा था, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज यहाँ पर इस केस में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। इफ आई इज मोर देन थीटा सी, इसका मतलब हमारे पास TIR होने वाला है। अब हमसे सवाल पूछे जाएंगे कि पहले आपको ये थीटा सी निकालना आना चाहिए, तो कैसे निकालोगे। देखो जहाँ पर थीटा सी है इस जगह पे आप स्नेल्स लॉ लगा दो। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक डेंसर मीडियम है, एक रेयरर मीडियम है, तो मैं लिख दूंगा म्यू इंटू म्यू ऑफ डेंसर मीडियम मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ आई, इंसिडेंस एंगल कितना है थीटा सी के बराबर, इज इक्वल टू म्यू ऑफ रेयरर मीडियम इंटू साइन ऑफ, देखो यहाँ पर बाहर वाला जो एंगल है वो है 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री,
और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 के बराबर। यहाँ से हमारे पास आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। हमेशा ये वैल्यू आ जाएगी। इसको आप उल्टा कर भी नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? गलती करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू डेंसर ज्यादा होगा, है ना। तो साइन इनवर्स के अंदर कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि साइन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। तो यहाँ पे उल्टा करोगे तो अपने आप आंसर फिर आप निकाल ही नहीं पाओगे, अटक जाओगे। तो उसमें गलती होने का स्कोप भी नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए। 100% रिफ्लेक्शन होता है, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बस यही है। अब इस पे बेस 2 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी देख लेते हैं। A small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of √7 meter. The refractive index of water is 4/3. The area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out is x pi meter square. The value of x is. तो इसमें पहले क्वेश्चन को समझो। हमारे पास यहाँ पर एक बल्ब है इस तरीके से। अब बल्ब से लाइट बाहर निकल सकती है, एक एरिया ऑफ सर्कल की क्या चीज़ हो रही है। तो देखो यहाँ से जब भी लाइट निकलेगी तो लाइट निकलने के हमारे पास 2-3 रास्ते हो सकते हैं, सारे बना के देखते हैं। लाइट यहाँ से सीधे के सीधे जाएगी तो इस तरीके से निकल सकती है। यहाँ से अगर वो ऐसे जाएगी तो देखो सीधी नहीं जाएगी, वो थोड़ी सी इस तरीके से बेंड हो जाएगी ऐसे। फिर एक हमारे पास इस तरीके से एंगल आएगा जब लाइट रे नॉर्मली एमर्ज होने लग जाए, सॉरी ग्रेजिंग एमर्जेंस वहाँ पर होने लगेगा। उस वक्त हम समझ जाएंगे कि भाई ये हमारे पास थीटा सी आ चुका है, क्रिटिकल एंगल है। इससे ज्यादा अगर हमारे पास बेंड करके आप लाइट को इस तरीके से भेजोगे तो यहाँ पर हमारे पास TIR होने वाला है। तो सेम चीज आप हर डायरेक्शन में देख सकते हो। यहाँ पर भी हमारे पास इस तरीके से एक लाइट ऐसे जा रही होगी, ये वाला एंगल कितना हो जाता है, दिस विल बिकम थीटा सी। और हर डायरेक्शन में ऐसे निकलेगी लाइट, तो एक आप देखोगे हमारे पास इस तरीके से सर्कल बन जाएगा, है ना। 3 डायमेंशनल स्पेस में आप उसको घुमा के देखोगे तो लाइट एक एंगल से ज़्यादा पे जा ही नहीं पा रही है, उसके बाद तो फिर TIR हो जाता है। तो इस सर्किल का एरिया वो एरिया है जहाँ से लाइट बाहर निकल सकती है। इतने में ही आपको बल्ब दिखाई देगा। अगर आप कहीं बाहर से देख रहे हो, अगर आप कहीं और से यहाँ से देख रहे हो तो भी आपको बल्ब इसी कहीं में दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा बल्ब आपको यहाँ पे कहीं दिखाई देगा सरफेस अगर इस तरीके से, तो राइट। तो हमें यही एरिया तो पता करना है। अब सवाल बहुत आसान है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 9। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो हमसे एक सर्कल का एरिया पूछा है, तो सर्कल का जो रेडियस है ये हो जाएगा हमारे पास रेडियस r, ठीक है। और हमारे पास इसकी कुछ डेप्थ दी हुई है, हमें ये एक डेप्थ दी हुई थी, ये d। तो एक बार जनरल फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं। अच्छा, ये वाला एंगल अगर हमारे पास थीटा सी है तो ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना हो जाएगा, थीटा सी। यहाँ पर मैं इस ट्राइंगल में अगर ध्यान से देखूं तो मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर ये एंगल थीटा सी है तो उसकी वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, tan ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू r अपॉन डी। तो अगर मुझे r पता करना है तो सीधे सीधे मैं कर दूंगा r इज इक्वल टू डी इंटू टैन थीटा सी, है ना। r इज इक्वल टू डी टैन थीटा सी, ऐसे कर सकते हैं। थीटा सी की वैल्यू कितनी होती है, देखो हमने अगर स्नेल्स लॉ लगा दें तो हमारे पास वैल्यू हो जाती है म्यू इंटू साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। सीधे सीधे थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी, साइन ऑफ थीटा सी की वैल्यू कितनी रहती है, 1 अपॉन म्यू। अब साइन थीटा सी पता चल चुका है तो मैं टैन थीटा सी भी तुरंत पता कर सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या बना लूंगा, यहाँ पर इस तरीके से एक छोटा सा ट्राइंगल बनाएंगे जहाँ पर ये एंगल थीटा सी है। साइन का मतलब क्या होता है, ये होगा हमारे पास 1, ये होगा हमारे पास म्यू। तो दिस इज 1, दिस इज म्यू। क्या आप मुझे ये वाली लेंथ बता सकते हैं, ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, तो ये वाली जो लेंथ हमें पता करनी है, दिस लेंथ, इसकी वैल्यू आ जाती है पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या पता चलता है, म्यू स्क्वायर माइनस 1, उसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, म्यू स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से tan थीटा सी की वैल्यू मुझे मिल जाती है, tan थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब अगर मेरे पास tan थीटा सी आ चुका है तो उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा और यहाँ से मुझे सीधे सीधे फॉर्मूला मिल जाएगा। यहाँ से हमें सीधे अब फॉर्मूला मिल जाता है, रेडियस r इज इक्वल टू डी टाइम्स tan थीटा सी, यानी d अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1।
बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हो ताकि चुटकियों में आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। कॉन्सेप्ट हम देख ही चुके हैं। अब एक काम करेंगे, अब हम जल्दी जल्दी वैल्यूज रखेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज रख दोगे। डिस्टेंस डी हमें कितना दिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो है √7। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है √7 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर -1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर 4/3 है, तो इसका हो जाएगा 16/9 -1। तो 16/9 -1 ये हो जाएगा, दिस विल बिकम 16 का स्क्वायर माइनस अगेन 7/9 आ जाता है ये। तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास सिर्फ 3। आर की वैल्यू अगर हमारे पास 3 आ चुकी है तो एरिया कितना जाएगा, एरिया इज इक्वल टू πr² विच इज इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 9 जो हमसे पूछी थी। बहुत ही अच्छा सिंपल सा ये सवाल हो गया, काफ़ी पूछा जाता है वाला सवाल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक बहुत ही अच्छा यूज केस है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में हम इंफॉर्मेशन को भेजते हैं ऑप्टिकल फॉर्म में, और इस तरीके का हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है। यहाँ पे देखो अंदर एक इस तरीके से रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है जिसमें लाइट ट्रैवल करती है ना, लाइट की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वगैरह करके आप इन्फॉर्मेशन भेज सकते हो। लेकिन इफेक्टिवली हमारे पास एक लाइट है जिसको यहाँ से भेजेंगे हम उधर जाएंगे और बहुत लंबे डिस्टेंस तक भी भेजेंगे, लेकिन फिर भी उसकी इंटेंसिटी का लॉस ना हो। तो इसलिए यहाँ पर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता ना, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद इंटेंसिटी कम हो ही जाती है। यहाँ पे 100% रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए बहुत ही अच्छा इसको माना जाएगा। अब देखो इसमें होता क्या है, ये इस तरीके से है। हमारे पास यहाँ पर एक कोर होता है जिसमें हमारा सिग्नल जाता है, और हमारे पास होती है क्लैडिंग, ठीक है। और उसके बाद एक कोटिंग होती है। कोटिंग इज ओनली फॉर फिजिकल प्रोटेक्शन उसका, है ना, वो टूट टाट ना जाए, यहाँ से आके मछली ना खा जाए अगर उसको हमने सी के अंदर डाला हुआ है तो मेन काम हमारा कोर और क्लैडिंग से होता है। तो यहाँ पे देखो कोर इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है, ये इस तरीके से क्रॉस सेक्शन होगा, उसके ऊपर क्लैडिंग की इस तरीके से एक कोटिंग है। अब इसमें सवाल किस तरीके के पूछे जाते हैं, देखो यहाँ पर पहली बात तो हमारे पास 3 हम रिफ्रैक्टिव इंडिसेस देख लेते हैं। हमारे पास है एक म्यू ऑफ डेंसर मीडियम जो भी हमारा कोर है, इसको मैं बोल दूंगा म्यू ऑफ रेयरर मीडियम, क्योंकि इस जगह पर ही हमारे पास है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और बाहर हमारे पास इस तरीके से म्यू नॉट होता है। अब सवाल किस तरीके के पूछे जाते हैं, हम यहाँ पर सिग्नल अगर ऐसे भेजेंगे तो देखो यहाँ से लाइट रे ऐसे कैसे चली जाएगी। अगर मैं यहाँ से लाइट रे इस तरीके से भेजता हूँ तो वो यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी, फिर यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये भी चली जाएगी। अगर मैं कुछ ज्यादा ही टेढ़े एंगल से यहाँ पर से इस तरीके से भेज दूँ तो लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पर। और अब यहाँ पर मान लो अगर ये क्रिटिकल एंगल नहीं हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लाइट यहाँ पर इस तरीके से चली जाएगी, लॉस हो जाएगा हमारे पास सिग्नल का। ऐसे केस में देखो इस वाले को हम नहीं भेज सकते, ये भेज सकते हैं, ये भेज सकते हैं। हमसे पूछा जाएगा बताओ वो कौन सा एंगल है मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे आप लाइट को इंसिडेंट करा सकते हो ताकि हमारा ऑप्टिकल फाइबर काम कर जाए। तो उसी की कैलकुलेशंस कर लेते हैं। देखो यहां पर इस तरीके से मान लो हमारे पास एक इंसिडेंट रे आती है इस तरीके से, ये तो मेरे पास ये हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां पर होगा हमारे पास फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन, इस तरीके से लाइट रे बेंड हो जाएगी, तो इस एंगल को मैं बोल दूंगा दिस इज R1। फिर उसके बाद यहां पर हमारे पास होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए यहां से लाइट रे ये इस तरीके से जाएगी, तो ये हो गया हमारे पास TIR। तो ये एंगल हमारे पास हो जाता है लेट से R2। ऑलराइट, हमारे पास फॉर TIR हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमारे पास ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए ना। फॉर TIR R2 मस्ट बी मोर देन थीटा क्रिटिकल। थीटा क्रिटिकल कौन सा होगा, इस इंटरफेस पे क्रिटिकल एंगल हम इन दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की मदद से पता कर सकते हैं। तो देखो मैं थीटा सी भी पता कर लेता हूँ। साइन थीटा सी की वैल्यू हो जाएगी म्यू ऑफ रेयरर मीडियम डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ डेंसर मीडियम, ये भी मुझे पता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, R2 और R1 में क्या मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ, उसके बाद मैं I1 की वैल्यू पता कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, आपसे इसी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनना ही बनना है। यहाँ पे मैं देखता हूँ R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्रीज। ऑलराइट,
अब इतना सब कर लिया है तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ भी लगा देते हैं। यहाँ पर मेरे पास स्नेल्स लॉ लगेगा म्यू नॉट इंटू साइन ऑफ आई, है ना, म्यू नॉट इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू ऑफ, कौन सा म्यू है ये, म्यू ऑफ डेंसर म्यू डी इंटू साइन ऑफ R1, ये हमने लगा दिया स्नेल्स लॉ। इतनी चीजें हम लगा सकते थे। हमें एक कंडीशन पता करनी है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई कितनी हो सकती है। ठीक, यहां पर देखो R1 की जगह अगर मैं लिख दूं 90 माइनस R2, तो ये साइन R1 मेरा क्या बन जाता है, ये बन जाएगा कॉस ऑफ R2। ठीक है, तो ये चीज हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, मेरे पास कॉस ऑफ R2 आ चुका है, क्या मैं कॉस R2 पता कर सकता हूं? देखो मेरे पास एक कंडीशन हमेशा है, R2 मस्ट बी मोर देन थीटा सी, है ना, R2 मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू थीटा सी, इस तरीके से लिख देते हैं। तो यहाँ पर साइन ऑफ R2 मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू साइन ऑफ थीटा सी, और साइन ऑफ थीटा सी की वैल्यू कितनी है, म्यू आर अपॉन म्यू डी, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अगर हम इक्वालिटी वाले केस की यहाँ पर बात कर लें तो हम लिख सकते हैं साइन R2 इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। यहाँ से मुझे क्या मिल जाता है, यहाँ से कॉस ऑफ R2 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर R2 का अंडर रूट, विच विल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस म्यू आर का स्क्वायर अपॉन म्यू डी का स्क्वायर। ठीक, कॉस R2 की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ पर आप रख दोगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाता है म्यू नॉट इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू डी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस म्यू आर का स्क्वायर अपॉन म्यू डी का स्क्वायर। यहां पर म्यू डी को आप अंदर ले जाओगे तो देखो म्यू डी डिनोमिनेटर वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर म्यू डी हमारे पास सिर्फ बच जाता है, और म्यू नॉट को भी मैं इस तरफ ले जाऊंगा। देखो यहाँ से मेरे को एक चीज मिल जाएगी, साइन आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू डी का स्क्वायर माइनस म्यू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, और इस चीज को बोला जाता है न्यूमेरिकल अपर्चर। दिस इज न्यूमेरिकल अपर्चर। अपर्चर हमेशा उस चीज से बोला जाता है, कोई भी ऑप्टिक्स में हम चीज होती है ना, लेंस वगैरह होता है, तो किस एरिया के थ्रू लाइट जाती है उसको अपर्चर बोलते हैं। यहाँ पर साइन आई है, उससे मिलती जुलती कुछ टर्म है, इसका नाम न्यूमेरिकल अपर्चर रखा गया है। इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछा जाएगा न्यूमेरिकल अपर्चर बताओ, आपको सिर्फ 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए जाएंगे। यूजुअली म्यू नॉट की वैल्यू 1 होती है क्योंकि ये एयर होती है ना, तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल अपर्चर पता कर सकते हो। अच्छा, हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, यहाँ से मेरे पास आई की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। अब देखो मैं क्रिटिकल केस में अगर मैंने ये वाली वैल्यू पता कर ली, है ना, अगर उससे ज्यादा मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो यहाँ पर वो इस तरीके से रिफ्रैक्शन होकर के निकल जाएगी। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, आई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, आई मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, आई छोटा होना चाहिए, यानी लाइट को मैं इस तरीके से भेजूंगा तो चल जाएगा, इस तरीके से भेजूंगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू व्हाट, हमारे पास जो लिमिटिंग वैल्यू आई है वो है ये कि भाई इससे हमें मिलता है साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू डी का स्क्वायर माइनस म्यू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। इस कार को हम यहाँ से हटा देंगे अब, और ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ऑप्टिकल फाइबर में इसी तरीके के सवाल पूछाएंगे। न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला आप याद रख सकते हो ताकि एग्जाम्स में चुटकियों में आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सको। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अब आपको आना पड़ेगा क्रैशअप ऐप पे, जहाँ पे सारा का सारा कंटेंट स्ट्रक्चर तरीके से है। 40 वीडियो जेई मेन के लिए, 40 वीडियो जेई एडवांस के लिए, तो वहाँ पे आ जाओ। साथ में कलरफुल पीडीएफ की नोट्स, एक्चुअली सारे के सारे पीडीएफ फ्री हैं, तो सारे के सारे कलरफुल नोट्स आप अभी के भी डाउनलोड कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वहीं पे जो ऐप का पेज है वहीं पे आपको मिल जाएगी। ऐप में फ्री में सारी पीडीएफ डाउनलोड करो, चेक कर लो, सारा का सारा कंटेंट पढ़ाया गया है। उसके बाद आप चाहो तो कोर्स को ले सकते हो। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम जा रहे हैं घूमने और इसीलिए ये पीछे नया स्टूडियो बन चुका है यहाँ पर। तो हम मिलेंगे अब व्लॉग में मिलेंगे, तो व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। साथ में जेईई मंथ जो पूरा कोर्स है उसको भी ले लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।